नमस्ते। म्यूचुअल ग्लोब के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग दो स्कीम्स को एनालाइज करेंगे जो हमारे पास कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे। और हमारे साथ इस एपिसोड में हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो जो पहली हम लोगों ने स्कीम सेलेक्ट की है वो है लार्ज कैप कैटेगरी से, वो है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। फ्रैंकलिन अच्छा ग्रुप है। लार्ज कैप की बात हो रही है तो कैटेगरी भी अच्छी है। व्हेन आई से कैटेगरी अच्छी है, इसका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लार्ज कैप है तो जो रेगुलेटर ने प्रोवाइड कर रखा है कैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम, तो उसमें लार्ज कैप की डेफिनेशन में 80% कम से कम जो इन्वेस्टमेंट होगा इस स्कीम का वो लार्ज कैप में होगा। लार्ज कैप का मतलब हो गया टॉप 100 स्टॉक्स बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन। थोड़े एक और भी उसमें एंगल हैं, बट बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन तो आप भी मान के चलिए कि अगर निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, बीएसई पे वही लागू होता है, तो बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऊपर के नंबर 1 टॉप से लेके 100 नंबर तक जोड़ते चले जाएं, ये लार्ज कैप की स्पेस होगी। तो कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम होगी उसको इन्हीं 100 स्टॉक्स में के अंदर इन्वेस्ट करना है। एटलीस्ट 80%। कुड बी मोर, इट कैन नॉट बी लेस। तो रिटर्न वाइज तो डिपेंड करता है कि कौन सा चल रहा है। अभी पिछले कुछ सालों में मिड कैप बहुत तेज चला, स्मॉल कैप अच्छा चला, लार्ज कैप कंपेरेटिवली कम चला। लेकिन दैट गोज विदाउट सेइंग कि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी तो ज़्यादा रहती है क्योंकि वो मार्केट लीडर होते हैं अपनी स्पेस के। अब उसी 100 में आप फंड मैनेजमेंट टीम के काबिलियत पे है कि वो स्टॉक्स चूज कर लें जिसमें मोमेंटम भी है, दौड़ भी रही है, सोने में सुहागा वाली बात रहती है। तो वापस आते हैं हम फ्रैंकलिन के ब्लू चिप पे। स्कीम 3 महीने में ठीक काम कर रही है, कोई इशू नहीं है, बेंचमार्क को बीट कर रही है। 12 महीने में खराब नहीं है, लेकिन हाँ बेंचमार्क से थोड़ा नीचे गई है। और 3 साल में भी अगेन कोई बहुत खराब नहीं कही जाएगी, लेकिन बेंचमार्क को तो नहीं अचीव कर पाई है। और 5 साल में भी बेंचमार्क से थोड़ा सा नीचे रह गई है। तो ये अब ऑडियंस को समझना पड़ेगा। स्कीम ठीक है, फंड हाउस अच्छा है, कैटेगरी अच्छी है, लेकिन बेंचमार्क मोस्ट ऑफ द टाइम बेंचमार्क नहीं बीट कर पा रहे हैं। ये एक चीज ध्यान में रखने की है। अब फ्रैंकलिन के ही अगर हम उसकी बात करें पी रेशियो की, तो पी रेशियो भी थोड़ा महंगा है। जैसे हम लोग हर बार ही कहते हैं कि पी ज़्यादा है कंपेयर टू बेंचमार्क, ज़्यादा होना नेगेटिव है। तो पी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। पी भी तो ठीक ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू द बेंचमार्क है, बट पी थोड़ा सा ज़्यादा है। और 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड साइज है। खैर वो फंड साइज तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन डेटा, और प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप है क्योंकि उसका मैंडेट ही वही है। तो वो तो खैर अपना वो पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा जरा 1 मिनट और देखना पड़ेगा। अगर टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए इसकी, तो अच्छे शेयर्स हैं। HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हाँ, अब आप कह सकते हैं साहब अच्छे शेयर कह रहे हैं और HDFC बैंक का नाम ले रहे हैं, तो भाई शेयर तो HDFC बैंक का अच्छा ही है। थोड़ा सा मोमेंटम रुका हुआ है, पर्टिकुलरली जब से मर्जर हुआ था बिटवीन HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक। बट उसके बावजूद जो फंड मैनेजर्स हैं, जो PMS के फंड मैनेजर हैं, उनके हिसाब से ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा उसकी अभी चलने की स्पीड स्लो हो गई है, लेकिन फंडामेंटली अच्छा शेयर है। एक्सिस अच्छा शेयर है, ICICI बैंक अच्छा शेयर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, HCL है, इन्फोसिस है, L&T है, जोमेटो है। देखिए ऑफलाइन जोमेटो में काफ़ी चाल है इस वक्त जो है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो रहते ही है एवरग्रीन, इंडसइंड बैंक भी अच्छा काम कर रहा है। तो ठीक है, शेयर्स ठीक है, थोड़ा पी
ज़्यादा है और थोड़ा परफॉर्मेंस में हल्का सा कम है, तो थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ली है इस स्कीम ने स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। HDFC रिलायंस कभी भी बहुत ग्रेट रिटर्न नहीं देंगे जिस साइज पे पहुंच गए हैं, बट स्टेबल रहेंगे। तो वो एक एंगल है। लेकिन ये भी कहना है कि इस स्पेस में, लार्ज कैप में, आपके पास बेटर चॉइसेस भी हैं। तो जैसे हम लोग हर बार कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि इस प्रोग्राम को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और फिर अपना होमवर्क का रेंज बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आपको लार्ज कैप की स्पेस में रहना है या एक परसेंटेज अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में डालना है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बेटर चॉइसेस भी मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग अब एक और स्कीम एनालाइज करते हैं, वो है मिड कैप कैटेगरी से। तो मिड कैप कैटेगरी की जो स्कीम सेलेक्ट की है वो है बड़ौदा BNP पारिबास मिड कैप फंड। अगर इस मिड कैप के एंगल से देखें आप, तो मिड कैप स्पेस में तो जो रेगुलेटर अलाउ कर रहा है वो 65% मिनिमम मिड कैप में कर रहा है, 65%। तो मिड कैप में 65% मिनिमम कर सकता है, बाकी लार्ज करे, स्मॉल करे। लेकिन जो थ्योरी है जो 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस की, वो यहाँ भी लागू होती है। मिनिमम 65 है, वो ऊपर भी जा सकता है और काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, तो ध्यान रखें। कैटेगरी हमने इसके पहले लार्ज एंड मिड डिस्कस की, लेकिन थ्योरी तो वही चलेगी। आपने सोचा कि साहब मैंने मिड कैप की है, मिनिमम 65%, तो प्लीज़ बी केयरफुल, मिनिमम 65%। ज़्यादा पे तो कोई है नहीं, पूरे ही जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी कि हम ट्रैक करें। अब बात आ गई इसकी परफॉर्मेंस को ज़रा देखते हैं। मैंने में बेंचमार्क के आसपास ही है, बहुत स्लाइटली कम है, बट वो ठीक है। 1 साल में थोड़ा सा नीचे है बेंचमार्क से, 3 साल में भी नीचे है और 5 में भी नीचे है, तो बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर आते हैं, आपकी स्कीम है बड़ौदा मिड कैप। पी रेशियो ठीक है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा है। अच्छा का मतलब बेंचमार्क का जो है उससे नीचे का पी रेशियो है, ये फेवरेबल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। पी भी लगभग बेंचमार्क के बराबर ही है। 2000 करोड़ रुपए का फंड साइज है, तो ठीक है, छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में तो मिड कैप में बड़ा काम हो रहा है और बहुत स्कीम से पैसे लग रहे हैं, उस हिसाब से। अब ये एक एंगल ये भी हो जाता है, एक तो बात हम लोग करते हैं कि भाई फंड साइज बहुत छोटा है, तो कभी बड़ा रिडेम्पशन आ गया तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा उसका शेड ये होता है, क्या मार्केटिंग टीम थोड़ी वीक है जो नहीं कलेक्ट कर पा रही है। तीसरा ये भी हो जाता है कि क्या कोई कलेक्टिव विजडम ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी ऐसा सोच रही है कि इस स्कीम से दूर रहें। ये कहीं लिखा नहीं होगा, पर आपको एक अपना वो भी क्लू लगाना पड़ेगा कि भाई 40 म्यूचुअल फंड हैं, उसमें से मोस्टली के पास मिड कैप हैं, मिड कैप काम भी अच्छा कर रहा है, ये बेंचमार्क को नहीं कर पा रहा है, फंड साइज भी छोटा है, तो क्या वजह है? वहाँ भी आपका दिमाग चलना चाहिए। मे भी लोग सोचते होंगे अगर बेंचमार्क नहीं बीट करें तो बाकी पैरामीटर्स को देखने से क्या फ़ायदा, पीई कम है या ज़्यादा है, पहले तो बेंचमार्क बीट करें। वो जब बेंचमार्क बीट करने के बाद और पैरामीटर्स ज़्यादा रेलिवेंट हैं कि बहुत हाई पीई तो नहीं है, लेकिन अगर बेंचमार्क ही नहीं बीट किया तो लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं होगा कि उनका पीई कम है या एयूएम कैसा है। तो इन्वेस्टर भी एक तरह से ये माइंड में रखें। तो इसलिए वही जो पिछली बार हम लोगों ने बोला था कि मिड कैप की स्पेस अच्छी स्पेस है, मैं कहूँगा। मतलब मैं अगर
अच्छी स्पेसिफिक मिड कैप की, और अच्छा काम कर रहे हैं फंड मैनेजर्स, मच बेटर चॉइसेस अवेलेबल हैं। बाकी अपनी रिसर्च खुद करेगा, समझेगा, हमारी किसी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन आइदर वे नहीं है। द ओनली थिंग योर ऑडियंस शुड गेट इन्फ्लुएंस कि अपना थोड़ा होमवर्क ज़्यादा करें। थैंक यू। तो हम लोग ने 2 स्कीम्स डिस्कस कर ली हैं तो इस एपिसोड में, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, फिर किसी 2 या 3 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ आप मेल कर सकते हैं या कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, थैंक यू।